बहराइच हिंसा को आज 10 दिन हो चुके हैं, लेकिन वहां के हालात अब भी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुए हैं। जगह जगह पर पुलिस की तैनाती है, चप्पे चप्पे पर सन्नाटा है और खामोशी नजर आ रही है। और इस खामोशी के पीछे कहीं लोगों के दर्द बयां हो रहे हैं, तो कहीं लोग अपने घरों और दुकानों को खाली कर रहे हैं और कहीं अपना रैन बसेरा बसाने की कोशिश में लगे हुए हैं। वहीं इसी बीच बहराइच हिंसा की धीरे धीरे परतें भी खुलती जा रही हैं और हर खुलती परत नए नए चौंकाने वाले खुलासे कर रही है। एक और जहां कल यानी 21 अक्टूबर को विभिन्न मीडिया खबरों में यह बताया जा रहा था कि बहराइच हिंसा को लेकर बीजेपी विधायक ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर एफआईआर दर्ज कराई है, तो वहीं अब इस मामले पर बीजेपी विधायक ने सफाई दी है और इसका खुलासा किया है। साथ ही बहराइच हिंसा से जुड़ी हुई एक और महत्वपूर्ण खबर भी सामने आई है, जिससे हिंसा के पीछे की साजिश और पहले से ही तैयार की गई स्क्रिप्ट की बात भी सामने आ रही है और इसका खुलासा हो रहा है। आखिर बहराइच हिंसा के बाद बीजेपी विधायक द्वारा अपनी ही पार्टी के नेताओं के विरुद्ध कराई गई एफआईआर का सच क्या है और इस हिंसा पर ऐसा कौन सा खुलासा हो रहा है जिससे बहराइच की प्री प्लान्ड साजिश की बू आ रही है, उस बारे में भी हम आज आपको बताएंगे हमारी आज की इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। दरअसल बीते दिवस मीडिया में ये खबरें आईं कि बहराइच के महसी तहसील के महाराजगंज बाजार में दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के जुलूस में मूर्ति पर हुई पत्थरबाजी और रामगोपाल मिश्रा हत्याकांड के साथ अस्पताल चौराहे पर आक्रोशित भीड़ प्रदर्शन जब कर रही थी, तो उसको लेकर महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह ने बीजेपी नगर अध्यक्ष समेत 7 नामजद और अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करवाया है। वहीं बीजेपी विधायक ने भीड़ पर उनके काफिले पर पत्थरबाजी और फायरिंग करने का आरोप लगाते हुए नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था। वहीं महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह द्वारा कराई गई इस एफआईआर को बहराइच हिंसा से जोड़कर दिखाया गया और ये एफआईआर चर्चा का विषय भी बनी रही। वहीं इस एफआईआर को लेकर अब महसी से बीजेपी विधायक खुद सुरेश्वर सिंह ने ही इसकी सफाई भी दी है, जो कि अब मीडिया के सामने आ गया है। महसी के बीजेपी विधायक सुरेश्वर सिंह इस मामले पर सफाई देते हुए एक मीडिया इंटरव्यू में कहते हुए नजर आते हैं, मैंने जो एफआईआर दर्ज कराई है वो मुझ पर हमले की है, न कि दंगे भड़काने की। 13 अक्टूबर को जब दंगे हुए थे उस वक्त मेरी गाड़ी पर एक फायर भी किया गया। इसमें मेरी गाड़ी का शीशा टूट गया, मेरा बेटा बाल बाल बच गया। मैंने कभी भी भाजपा नेताओं पर दंगा कराने का आरोप नहीं लगाया। जो भी खबरें चल रही हैं वो सरासर गलत हैं। ये घटना तो दंगाग्रस्त क्षेत्र की थी ही नहीं। गौरतलब है कि महसी के भाजपा विधायक सुरेश्वर सिंह ने भाजपा युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव समेत 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाया था। खबरों के मुताबिक उन्होंने इस एफआईआर में कहा था, बहराइच मेडिकल कॉलेज के गेट पर रामगोपाल मिश्रा के शव को रखकर भीड़ प्रदर्शन कर रही थी। जब हम लोग शव को लेकर मोर्चरी जाने लगे तभी कुछ उपद्रवी, जिनमें अर्पित श्रीवास्तव, अनुज सिंह रैकवार, शुभम मिश्रा, कश्मेंद्र चौधरी, मनीष चंद्र शुक्ला, श्रावस्ती में अध्यापक के रूप में तैनात पुंडरीक पांडे, सुधांशु सिंह राणा आदि शामिल थे, जो सैकड़ों लोगों के साथ मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। गाली गलौज करते हुए जान से मारने की नियत से हमारे ऊपर पत्थर भी फेंके। वहीं इस मामले में अब तक क्या क्या हुआ है इससे भी आपको रूबरू करवा देते हैं। दरअसल 13 अक्टूबर 2024 दिन रविवार को बहराइच मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर दूर महसी तहसील के महाराजगंज बाजार से हर साल की तरह इस बार भी हिंदुओं द्वारा मूर्ति विसर्जन का जुलूस निकाला जा रहा था। जिस रास्ते से जुलूस गुजर रहा था वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका था। मूर्ति विसर्जन में हिंदुओं की भीड़ डीजे की धुनों पर नाचते गाते चल रही थी कि अचानक जब जुलूस मस्जिद के सामने पहुंचा तो वहां मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जुलूस और डीजे का विरोध करने लगे और डीजे को बंद करने की मांग करने लगे। फिर इसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो जाता है। फिर दोनों ही ओर से हो रही लड़ाइयों के बीच पत्थरबाजी भी शुरू हो जाती है और दोनों ही तरफ से पत्थरबाजी के साथ साथ एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो जाता है। इस दौरान रामगोपाल मिश्रा नाम का एक हिंदू ब्राह्मण युवक एक मुस्लिम परिवार की छत पर चढ़ता है और वहां लगे हरे रंग के इस्लामिक झंडे को उखाड़ फेंकता है और फिर भगवा रंग का झंडा लहराते हुए जय श्री राम के नारे लगाने लगता है कि तभी गोलियां चलने लगती हैं और रामगोपाल मिश्रा को एक गोली लगती है और वो गिर पड़ता है।
इसके बाद हिंसा की आग भड़कती है और पूरे बहराइच के साथ साथ पूरे यूपी समेत देश भर में इसकी चर्चा होने लगती है और फिर पुलिस और प्रशासन हरकत में आते हैं। इस घटना से भड़की और हिंसक स्वरूप में तब्दील हुई भीड़ को पुलिस काबू करती है और फिर शुरू होता है धरपकड़ का क्रम और रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपियों समेत अन्य कई लोगों की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार की ओर से 23 घरों पर बुलडोजर चलाने का आदेश दे दिया जाता है। हालांकि यह आदेश पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा दिया जाता है, लेकिन यूपी सरकार के इसी आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की जाती है और हाईकोर्ट बुलडोजर पर 15 दिनों के लिए ब्रेक लगा देता है और साथ ही यूपी सरकार से ही इस मामले में सवाल भी पूछ लिया जाता है। असल में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन को 3 दिनों की मोहलत दी है और इस 3 दिनों की मोहलत के भीतर इस इलाके के वैध और अवैध निर्माणों की स्थिति को स्पष्ट करने की भी बात कही है, स्पष्ट करने का समय दिया है और मुख्य आरोपी सहित जिन 23 घरों व दुकानों पर पीडब्ल्यूडी का नोटिस लगाया गया था उन्हें 15 दिनों में जवाब देने को कहा गया है उस नोटिस का और इन 15 दिनों तक बुलडोजर की ध्वस्तीकरण की कार्यवाही पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। वहीं अब इस मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में 23 अक्टूबर दिन बुधवार को होनी है। वहीं भाजपा नेत्री नूपुर शर्मा का भी इस मामले से जुड़ा हुआ एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रामगोपाल मिश्रा की हत्या को लेकर अपनी बात रख रही हैं, जिसमें उन्होंने रामगोपाल मिश्रा की हत्या में की गई बर्बरता को बयां किया है और हत्या से पूर्व उसके नाखूनों को उखाड़ने, पेट फाड़ने, आंखें निकालने और फिर उसे 35 गोलियां मारने की बात कहते हुए वो साफ तौर पर यानी नूपुर शर्मा साफ तौर पर नजर आ रही हैं। वहीं जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो उसके बाद उन्होंने यानी नूपुर शर्मा ने इस मामले को लेकर माफी मांगी है। नूपुर शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने अकाउंट से इस वीडियो पर कहा कि दिवंगत रामगोपाल मिश्रा जी के बारे में मैंने मीडिया में सुना था, वो मैंने दोहराया। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट के स्पष्टीकरण के बारे में नहीं पता था। मैं अपने शब्द वापस लेती हूं और क्षमा मांगती हूं। वहीं बहराइच हिंसा से जुड़ी एक और खबर सामने आ रही है, जिसमें यह पता चल रहा है कि इस हिंसा को लेकर पहले से ही और भी विध्वंसक सुनियोजित योजना बनाई गई थी, जिसमें पूरे बहराइच को जलाने का इरादा था, जिसका इरादा पूरे बहराइच को आग में सुलगाने का था। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक मीडिया संस्थान के द्वारा एक स्टिंग ऑपरेशन किया जाता है, जिसमें यह खुलासा होता है। इस वीडियो में 2 शख्स नजर आ रहे होते हैं जो ये कहते हैं कुछ लोग गद्दारी कर गए वरना पूरा महाराजगंज खत्म हो जाता। पुलिस ने 2 घंटे की छूट दी थी। इसमें कई बंदे थे, जिसका जब नंबर आता तो वही फूंक देता। सारे पुलिस वाले हट भी गए जो हरदी थाने के थे। ये लोग वहां मूर्ति विसर्जन जुलूस में शामिल थे, लेकिन इन लोगों ने गद्दारी कर दी। वहां ये सारे लोग सस्पेंड हो गए हैं। अब वहां नया स्टाफ आ गया है। यानी यह साफ जाहिर हो रहा है कि बहराइच की इस हिंसा के पीछे कोई बड़ी साजिश साफ तौर पर देखी जा रही है, जिसको रचने का क्रम रखा गया था, जिसके तहत पूरे बहराइच को जलाने की साजिश थी। लेकिन शासन और प्रशासन की चैतन्यता के चलते इस हिंसा को और भी विकराल रूप लेने से पहले ही रोक लिया गया। लेकिन अभी इस हिंसा का पूरा खुलासा नहीं हुआ है और न तो इस हिंसा का पूरा सच सामने आया है। पक्ष हो या विपक्ष, लेकिन इस हिंसा को किसी भी प्रकार से राजनीतिक विषय न बनाकर इसमें शामिल हर उस आरोपी पर कठोर कार्रवाई की जरूरत है जिसने इस हिंसा की आग को सुलगाया था। फिलहाल योगी सरकार और पुलिस प्रशासन इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में अभी सिर्फ और सिर्फ बुलडोजर की कार्यवाही, जो कि राजनीतिक चर्चा का भी विषय बना हुआ है, इसका मुद्दा सामने आया है और साथ ही इस पर हाईकोर्ट की ओर से फिलहाल 15 दिनों के लिए रोक भी लगा दी गई है। वहीं बुलडोजर कार्रवाई का यह मामला सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक भी पहुंच चुका है। वहीं बहराइच हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की हत्या के मुख्य आरोपी अब्दुल हामिद समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और साथ ही बहराइच हिंसा कांड में शामिल 25 से अधिक आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और आगे की कार्रवाई भी लगातार की जा रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या आप बहराइच हिंसा को मात्र एक घटना मानते हैं या फिर आपको भी लगता है कि इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है?
इस बारे में हमें अपने विचार स्पष्ट शब्दों में अपने कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए बने रहें कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।